म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स बेसिकली एक थीम बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव होता है ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करना। और क्योंकि बहुत सी थीम्स हो सकती हैं, उनमें से एक थीम है मैन्युफैक्चरिंग थीम, और इस वक्त पर ये थीम काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि हम समय समय पर आपकी मुलाकात कराएं फंड मैनेजर से। तो आज इसी कड़ी में मेरे साथ हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर ललित कुमार। ललित कुमार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड को मैनेज करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फंड्स मैनेज करते हैं, लेकिन उनमें से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है। ललित कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने समय निकाला आज हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। अच्छा, क्योंकि बात शुरू में ही मैंने बात की इस थीम की, तो पहले तो मुझे आप बताइए, हालांकि जैसा मैंने कहा मुझे भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है थीम, बट आप अपने हिसाब से मुझे बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग थीम इस वक्त पर क्यों अच्छी दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा विस्तार से कि इस थीम में कौन कौन से सेक्टर्स आ सकते हैं, किस तरह का यहाँ पर मार्केट कैप रह सकता है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर मार्केट कैप में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसको थोड़ा मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग थीम हम लोग काफ़ी उस पर पॉजिटिव हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से पॉजिटिव है। सो ये अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मैन्युफैक्चरिंग फंड देखेंगे तो 2019 में ये लॉन्च हुआ था। बिल्कुल। तो उस वक्त हम लोग को ये चीज़ समझ में आया था, जो मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है जो चलेगा और वो अच्छा करेगा, और वो पिछले 5 साल में देखेंगे तो फंड ने अच्छा किया, ये थीम ने भी अच्छा रिटर्न दिया। ये थीम अभी ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। देखिए क्या होता है, जब मैं आपको इस कारण बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंडिया में अच्छा करेगा, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी फोकस कर रही है। ओके। वो काफ़ी फोकस कर रहे थे। इसके पीछे जो 2 कारण मुझे लगता है, एक है, अगर आप किसी भी इकोनॉमी को देखेंगे, किसी भी सरकार को देखेंगे, तो उनके लिए 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। अगर अभी अपने देश में इतने युवा हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों को नौकरी देनी है, लोगों को जॉब देना है, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। अब जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में आज देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। अब वो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट वो लोग जा करके सिंपली आईटी सेक्टर में नहीं जा सकते, सर्विस सेक्टर में नहीं जा सकते, वो कोडिंग नहीं कर सकते। तो अगर उनको आपको अप द वैल्यू चेन बढ़ाना है, उनका लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, उनका इनकम बढ़ाना है, उनको नौकरी देनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा थीम होता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं और वो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आकर के काम कर सकते हैं। उस चीज़ के कारण सरकार काफ़ी फोकस कर रही है ताकि हमारे यूथ को जॉब मिल पाए। तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी फोकस है। सेकेंड इज कि गवर्नमेंट के लिए देश का स्टेबिलिटी, फॉरेक्स की जब बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट कि अभी कितना फॉरेक्स रिजर्व है, बट फ्यूचर देखना कि फॉरेक्स रिजर्व हमेशा हमारा स्ट्रांग रहे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट अच्छे पोजीशन में रहे। वो एक किसी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए क्या है, एक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करी है, आत्मनिर्भर भारत। तो अगर आप किसी भी देश से हमारा देखेंगे आयात निर्यात, तो अगर हम इंपोर्ट किसी कंट्री से कम कर सकते हैं तो हम अपना फॉरेक्स बचा रहे हैं, वो हमें हेल्प करता है। साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट भी करें और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें तो फॉरेक्स मिलेगा। तो फॉरेक्स और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीज़ बहुत बड़ा फोकस है किसी भी सरकार के लिए, और हमारी सरकार भी वो चीज़ कर रही है, जिसके कारण हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है जो अगले 10 साल 15 साल बहुत अच्छा करेगा, और गवर्नमेंट इस पर फोकस करते रही है। सवाल उठता है, क्या होता है जब कोई भी, जैसे हम भी कोई ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, तो वो टाइम लगता है टू फ्रुक्टिफाई। गवर्नमेंट भी, करंट गवर्नमेंट 10 साल से है, गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट डाली है। आई थिंक इंक्रीमेंटली उसका एफर्ट अब दिख रहा है। ग्लोबली कंपनीज जो है सो बात कर रही है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है, बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया में आ रही है।
तो जो एफर्ट है, जो हमारी सरकार ने इतने सालों से एफर्ट डाला है, उसका बेनिफिट अब दिख रहा है। न्यूज़ आर्टिकल्स में आ रहे हैं, ग्लोबली कंपनीज ये सब बात कर रही है। ग्लोबल फोरम पे मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, वो डिस्कस हो रहा है। इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग थीम अब लोगों के नज़र में आ रहा है, और इसलिए हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग थीम चलेगा, गवर्नमेंट का फोकस है। इस फंड में देखिए, ये फंड है जिसमें हम लोग सर्विस सेक्टर को छोड़ के और सब सारे सेक्टर्स ले सकते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल्स नहीं है, इसमें आईटी सेक्टर नहीं है। इसमें जो सेक्टर्स हैं, जैसे ऑयल एंड गैस होगा, मेटल्स एंड माइनिंग होगा, सीमेंट होगा, केमिकल, एग्रोकेमिकल, ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, तो ये सब सेक्टर्स हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। वो सब सारे सेक्टर्स हम लोग इस फंड में लेते हैं। तो ये फंड क्वाइट डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर्स। एक दो सेक्टर नहीं है, इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। और दूसरा है, जब हम मार्केट कैप की बात करते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, देखिए जैसे हम लार्ज कैप ले, जैसे NSE या निफ्टी 100 ले, तो निफ्टी 100 में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स का वेट से रफली 30-35% के आसपास है। IT का वेट 10 से 12% है। तो लार्ज कैप में ये सब सेक्टर्स ज़्यादा, सर्विस सेक्टर ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लार्ज कैप, मिड कैप, और जो नई कंपनीज आ रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी नई कंपनीज भी आएगी, जो सबकी लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो अगर आप बेंचमार्क एलोकेशन देखेंगे तो बेंचमार्क में रफली 30% के आसपास मिड कैप है, 5 to 6% स्मॉल कैप है, और रिमेनिंग से 60-65% लार्ज कैप है। लेकिन गुड थिंग इज कि आज मिड कैप में भी देखेंगे तो मिड कैप का लास्ट जो दिसंबर में कट ऑफ था, वो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप कट ऑफ था। तो मिड कैप में भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मार्केट कैप ज़्यादा है, काफ़ी लिक्विडिटी है, वो जो कि मिड कैप में है, लेकिन वो मिड कैप वो मैन्युफैक्चरिंग थीम में भी। तो इसमें लार्ज कैप प्लस मिड कैप पे हम लोग का ज़्यादा वेटेज है कंपेयर टू स्मॉल कैप। ललित जी, जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, डेफिनेटली आई एग्री विद यू, क्योंकि मेक इन इंडिया, PLI, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के पीछे कारण यही है जो आपने कहा कि गवर्नमेंट चाहती है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और जिससे जॉब्स और क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो जो इन्वेस्टर्स के मन में कई बार बात आती है, और हम समझते हैं कि जब थीमेटिक फंड्स की बात आती है तो थीमेटिक फंड्स क्योंकि एक फोकस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर एक नैरो मैंडेट होता है। बट आपने भी क्लेरिफाई किया कि एक ऑलमोस्ट डाइवर्सिफिकेशन है, कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम हम मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर ये भी एक मार्केट कैप एग्नोस्टिक थीम है। बेसिकली हर तरह के मार्केट कैप्स में यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड की। तो क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो फंड है इस कैटेगरी का एक पायनियर फंड है। अब तो डे बाय डे काफ़ी फंड्स इस कैटेगरी में आ रहे हैं और फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी किया है। तो फंड के मैनेजमेंट स्टाइल को लेकर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। श्योर। देखिए, इसमें हम लोग काउंटर सिक्लिकल हम लोग का स्टाइल है। तो इसमें हम लोग फोकस करते हैं कि साइकिल के बेसिस पे कौन कौन सा सेक्टर है जो राइटली पोजीशन है उस साइकिल में। जिस सेक्टर का हमें लगता है कि साइकिल पॉजिटिव है वो सेक्टर हम लोग पोर्टफोलियो में रखते हैं। जो सेक्टर हमें लगता है कि साइकिल पीक आउट हो गया है और वो साइकिल डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में होगा, तो वो सेक्टर पे हम लोग एक्चुअली अंडरवेट रहते हैं। तो ये हम लोग का काउंटर सिक्लिकल स्टाइल है जिसके अंदर हम लोग ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक बार हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ पे हमें ओवरवेट होना है, कौन कौन सा सेक्टर है हमें अंडरवेट होना है, उसके बाद हम लोग बॉटम अप करके डिसाइड करते हैं जो विद इन दैट सेक्टर कौन कौन सा कंपनीज हम लोग को पोर्टफोलियो में रखना है। ओके, सो अगर इस वक्त की बात करें पोर्टफोलियो की, तो हालांकि आपने थोड़ा बोला कि ज़्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज एंड मिड कैप में है। तो ऐसा इस वक्त पर क्योंकि स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, वो एक रीज़न है, या फिर सेक्टर्स जो आपने चुने हैं उनके हिसाब से जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा लार्ज कैप और मिड कैप में हैं, क्या उसकी वजह रही? देखिए, हम लोग साइकिल और वैल्यूएशन दोनों को ध्यान रखते हैं एंड थर्ड इज लिक्विडिटी। तो हमें जब लगता है, जब से आप इस फंड का ही देखेंगे या इस थीम को देखेंगे तो पिछले एक साल में काफ़ी रिटर्न आया है।
तो जब मार्केट अच्छा रिटर्न देता है, जब सेक्टर थीम अच्छा रिटर्न देता है, तो हम लोग अपना एलोकेशन लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप में ज़्यादा रखते हैं। ओके। जब अगर मान लेते हैं जैसे 2020 था, जब मार्केट करेक्ट हुआ, मार्केट काफ़ी सस्ता था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो वो एलोकेशन हम लोग चेंज कर देते हैं टुवर्ड्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो ये जो एलोकेशन है टू लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वो चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कहाँ पे है, डिपेंडिंग अपॉन सेक्टर कहाँ पे है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूएशंस कहाँ पे है, वो हम लोग स्विच करते रहते हैं। ये जो थॉट प्रोसेस हम लोग का होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का, सेक्टर डिसाइड करने का, ये 2 से 3 साल के व्यू से हम लोग करते हैं। हम लोग शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेते कि नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ में क्या होने वाला है, इट्स मोर कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में क्या होने वाला है। ओके। अभी आपने कहा कि ये जो थीम है ये काफ़ी चली है, तो लास्ट 1 ईयर में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखी गई इस थीम में। तो क्या इन्वेस्टर्स को इसे एक रेफरेंस लेना चाहिए कि लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो उसी तरह की परफॉर्मेंस नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में देखने को मिलेगी, या फिर इसको ये समझें कि क्योंकि ऑलरेडी तेज़ी हो चुकी है तो अब कुछ समय के लिए उतनी अच्छी तेज़ी नहीं दिखाई देगी? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हम ये जो थीम है ये हमें लगता है जो अगले 10-15 साल इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक हब बनेगा। बिल्कुल। इसीलिए हम सोचते हैं कि ये इस थीम में किसी को अगले 10-15 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस, लॉन्ग टर्म SIP होना चाहिए, रादर देन कि किसी टाइम करने की जगह। कई बार क्या होता है, जब हम टाइम करने जाते हैं तो हम मिस कर जाते हैं उस थीम को। तो इसी के लिए इंस्टीड ऑफ ट्राइंग की टाइम नहीं करना चाहिए, हमें लगता है ग्रेजुअली SIP करके विद थॉट प्रोसेस के नेक्स्ट 10-15 साल में ये थीम मुझे अल्फा देगा कंपेयर टू मार्केट। इन जनरल थीमेटिक फंड जो होते हैं बेसिकली उनका एक ऑब्जेक्टिव यही होता है पोर्टफोलियो में कि वो आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में हो। कोर पोर्टफोलियो में आपने जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, मल्टी कैप, लार्ज मिड कैप, इस तरह के फंड्स रखे, और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की जिस वक्त पर जो थीम आपको पोटेंशियल जहाँ पर दिखाई देता है उसे इंक्लूड करें, और थीम प्ले आउट हो जाए तो आप एग्जिट कर जाएं वहाँ से। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये फंड्स 10-15 साल के लिए, तो मतलब ये तो फिर कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो गया कि आपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप इसे डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ ही रख रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, ये डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस मल्टीपल मार्केट कैप। इसी के लिए ये फंड कोर फंड में इंक्लूड किया जा सकता है, कोर पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया। ओके, तो इसमें आपको एग्जिट का ख्याल ज़्यादा नहीं सोचना है उसके बारे में, क्योंकि अक्सर आप मेरी बात से सहमत होंगे, हम थीमेटिक फंड्स की बात करते हैं, सेक्टरल फंड की बात करते हैं, तो सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं। तो इसके लिए यही कहा जाता है, और ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि जिस वक्त पर जिस सेक्टर में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है तब आप एंटर करो, और जब वो आपको लगे कि अब ये बहुत चल चुका है तो आप निकल जाइए, किसी और सेक्टर में आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि ब्रॉडर मार्केट को आप आउट परफॉर्म कर सकें। तो ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई कि फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये मुझे लगता है इन्वेस्टर्स ये फंड मैनेजर पे छोड़ दें कि कब किस सेक्टर के बीच में स्विच करना है। हम लोग वो चीज़ ध्यान रखते हुए सेक्टर के बीच में स्विच कर लेते हैं विथ 2 to 3 ईयर का टाइम फ्रेम। जब हमें लगता है कि कोई सेक्टर काफ़ी चला है तो वो सेक्टर से हम लोग अंडरवेट हो जाते हैं, और जो सेक्टर लगता है जो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, जो नेग्लेक्टेड है, लोग नहीं देख रहे हैं, हम वो सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। सो बीइंग अ काउंटर सिक्लिकल कॉन्ट्रा इन्वेस्टर, वो चीज़ हम लोग इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे अपने फंड में इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं, तो आपका इसको लेकर कुछ मतलब ये डिपेंड करता है टाइम पर, या फिर आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि आपका एलोकेशन जो होगा वो PSUs में भी काफ़ी रहेगा? ऐसा कुछ रूल्स भी हैं इसको लेकर? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग सेक्टर डिसाइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस सेक्टर लेते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप देखेंगे तो 1-2 कंपनी ही प्राइवेट है, और मोस्ट ऑफ द कंपनी जो लार्ज कैप और मिड कैप है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो अगर हमें ऑयल एंड गैस खेलना है तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर कंपनीज होंगी। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं है, वहाँ पे केवल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है। तो हम लोग के लिए सेक्टर एलोकेशन इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ के बेसिस पे हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम लोग किसी सेक्टर पे पॉजिटिव है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, हम लोग दोनों खरीदते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि वैल्यूएशन के बेसिस पे किसमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर है। तो जैसे डिफेंस थीम की बात करें तो इस वक्त काफ़ी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है डिफेंस कंपनीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स, और ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो PSUs ही हैं।
तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो इस फंड के अंदर भी स्कोप है कि वो कंपनीज इंक्लूड हो सकती हैं। करेक्ट। तो जैसे आपने बोला, फंड में जो पब्लिश्ड पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंगली डिफेंस भी एक थीम है, वो आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल। उसके बाद मुझे लगता है एक्सपोर्ट एज एन अपॉर्चुनिटी भी डिफेंस कंपनीज के लिए Correct. आएगी। और हम लोग का गिवन कि हम लोग का इंक्लिनेशन मोर टुवर्ड्स लार्ज कैप और मिड कैप है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज उसमें पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि एक फंड के जरिए उन्हें एक्चुअली मल्टीपल थीम्स का एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि आपने कहा पीएसयूज़ भी यहाँ पर हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में पीएसयूज़ काफ़ी हैं नो डाउट, तो वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। दूसरी बात डिफेंस में काफ़ी, क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अच्छी चली हैं डिफेंस में, तो वो कंपनीज़ भी स्कोप है कि इस फंड के पोर्टफोलियो में आ सकती हैं। तो मतलब एक फंड अगर आप ले रहे हैं तो आपको मल्टीपल सेक्टर्स का यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो उसका बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला। अच्छा, ये बात तो हुई खैर कि कैसे इसको मैनेज करते हैं ये, और साथ में किस तरह से मैनेज किया गया, कैसे हमने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखी, और आगे के लिए भी आप काफ़ी पॉजिटिव हैं इस फंड को लेकर। और इसके अलावा मुझे बात बताइए कि अगर इन्वेस्टर इस वक्त पर लमसम में इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि आपने ये तो कहा कि ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए है, एसआईपी करनी चाहिए, बट क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास अगर पैसा अवेलेबल है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर चाहते हैं कि एक लमसम पैसा भी इन्वेस्ट किया जाए, तो आप क्या कहेंगे कि उन्हें अगेन किसी डाइवर्सिफाइड फंड, सिंपली एक लार्ज कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या इस फंड में भी लमसम पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है? और लमसम से मेरा मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में करना है, आप उसे स्टैगर्ड मैनर में 1-2 महीने में भी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 ईयर्स एसआईपी, है ना? तो क्या इस तरह से एक लमसम पैसा अवेलेबल है, तो एक विद इन 1 मंथ और समथिंग? क्योंकि कई बार ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं एक मुश्त या लमसम की, तो इन्वेस्टर ये समझते हैं एक दिन पैसा इन्वेस्ट करना है, बट 1 महीने के अंदर भी करना है, तो समझिए कि एक साथ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और एसआईपी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मुझे बताइए क्या स्कोप है? मुझे लगता है अगर आप ये फंड इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगले 10 साल, अगले 15 साल के लिए सोच रहे हैं, तो फिर उतना मायने नहीं रखता कि 1 महीने में कर रहे हैं या 3 महीने में कर रहे हैं। आई थिंक उस हॉराइजन के साथ अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो वो डेफिनेटली इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एज ए डाइवर्सिफाइड फंड ही इसको लेकर अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके। और सेक्टर्स की भी आपने बात की, आपने ये भी बताया कि लार्ज कैप एंड मिड कैप में इसका एक्सपोजर है। कोई रिसेंट चेंजेस आपने इसमें किए हों इस फंड के अंदर इस वक्त, यानी वैल्यूएशन को देखते हुए, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग पोर्टफोलियो में आगे जो चेंजेस करने वाले हैं वो तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर हम लोग का जो थॉट प्रोसेस होता है वो 2-3 साल का होता है। ऐसा हम लोग बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं करते। बिल्कुल। जब हमें लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत होती है तो हम लोग 2-3 साल के होराइजन से चेंज उस वक्त करके दूसरे सेक्टर में हम लोग स्विच कर जाते हैं। लेकिन हम लोग सेक्टर्स इवैल्यूएट करते रहते हैं। कोई ऐसा भी सेक्टर है हमारे पोर्टफोलियो में जहाँ पे हम लोग काफ़ी ओवरवेट हैं, हम लोग उसको भी क्वेश्चन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हमें लगता है कि ये पीक आउट हो गया साइकिल, तो हम लोग फिर एग्जिट कर जाते हैं। एट द सेम टाइम जो सेक्टर्स नहीं चले हैं, अंडर परफॉर्म किया है और मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर है, वो सब सेक्टर्स को भी हम लोग कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहते हैं। और जब हमें लगता है कि साइकिल बॉटम आउट हो गया है, अर्निंग्स बॉटम आउट हो गया है, वैल्यूएशंस बॉटम आउट हो गया है, ओनरशिप एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग वो सेक्टर में जाकर के इंक्रीज एलोकेशन करते हैं। तो वो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलते रहता है और वही एक्चुअली हम लोग करते रहेंगे। और इसलिए मैंने आगे का तो मैंने नहीं पूछा, मुझे मालूम है वहाँ पे लिमिटेशंस हैं। मेरा कहना यही था कि जो आपने अभी चेंजेस किए, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो हमने देखी इस फंड में, तो उसकी वजह आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो जहाँ पर भी आपको लगा कि चेंजेस करने चाहिए और टाइम पर आप सेक्टर रोटेट करते रहे, और उसी का बेनिफिट हुआ कि कंसिस्टेंसी दिखाई दी। और आगे भी यही किया जाएगा कि जहाँ पर भी स्कोप ज़्यादा दिखाई देता है उन सेक्टर्स में या मार्केट कैप्स में, आप बिल्कुल ओपन है उसमें चेंजेस के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग के यहाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में प्रोसेस, फ्रेमवर्क, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हम लोग उस पर काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार जब चीज़ें अच्छी चल रही होती है तो एक टेंडेंसी होता है नॉट टू चेंज, इनर्शिया होती है। तो हम लोग प्रोसेस और फ्रेमवर्क के अंडर हम लोग वो चीज़ ध्यान रखते हैं कि वो कभी
वायलेट ना हो, और इसलिए हम लोग राइट टाइम पे स्विच कर पाते हैं बिटवीन सेक्टर्स, कीपिंग इंटरनल जो फ्रेमवर्क और प्रोसेस है उसको ध्यान रखते हुए। नहीं, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पिछले कुछ समय में बहुत सारे नए फंड्स भी लॉन्च हुए इस कैटेगरी में, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड एक पायनियर फंड है, और इसलिए हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की। तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हिस्टोरिकली कैसे क्यों परफॉर्म किया फंड ने और क्या वजह थी उसके पीछे। तो आपने काफ़ी बातें इसके बारे में बताई, और कोई बात आप बताना चाहते हो इस फंड के बारे में, या फिर इस थीम को लेकर? हालांकि बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और गवर्नमेंट का फोकस क्यों है और क्यों यहाँ पर अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पेशली फंड के बारे में कोई और बात आप बताना चाहें? 2-3 पॉइंट है जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि ये थीम क्यों अच्छा कर रहा है। देखिए, एक गवर्नमेंट की तरफ से फोकस है, उसके अलावा इंडिया, हमें लगता है कि इंडिया एक सही जगह पे प्लेस्ड है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे इंडिया के पास बहुत बड़ा डोमेस्टिक डिमांड है पॉपुलेशन के कारण, राइट। वो बहुत सारी कम कंट्रीज के पास ये पॉपुलेशन है, और डोमेस्टिक पॉपुलेशन, डोमेस्टिक डिमांड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग को सक्सेस करने के लिए। इंडिया के पास आज वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो ग्रो कर रहा है, वो बहुत सारी कंट्रीज के पास वैसा नहीं है। ग्लोबली आप देखेंगे तो वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी पे, इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास डोमेस्टिक डिमांड है, आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन है, हम लोग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग कैपेबिलिटी है। तो हमें लगता है कि इंडिया के पास बहुत सही टाइम पे सही चीज़ है, और गवर्नमेंट ये चीज़ समझ रही है कि हमारे पास राइट इंग्रेडिएंट है, इसको यूज़ करना चाहिए, और इसके कारण हमें लगता है जो नेक्स्ट 10-15 साल इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम चलेगा। बिल्कुल, इसी के लिए हम लोग इस थीम पे काफ़ी पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज़ मुझे और लगती है यहाँ पर, वो है मैन्युफैक्चरर्स की प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी एडवांस किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है। एक टाइम था जब मैन्युफैक्चरिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता था, क्योंकि उतना रेलवे या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। तो शायद जो कॉस्ट कम हो गई है, प्रॉफिट बढ़ गए हैं। कई जगह ऐसी थी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पहले जनरेटर्स चला के शायद होता था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चलाना होता था। तो शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि एक तो जो गवर्नमेंट का फोकस है, दूसरी बात जो अपॉर्चुनिटी है, और साथ में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर वो बढ़ती है तो डेफिनेटली उसका फ़र्क भी, उसका फ़ायदा भी इस थीम को मिलेगा। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला। आप जैसे देखिए, गवर्नमेंट जो है सो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेके आया है। एग्जैक्टली। आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखिए, बिल्कुल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हुआ है। एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, इस सब पे भी काफ़ी हम लोग का फोकस है। हाईवे, एक्सप्रेस वे कितने बन रहे हैं एक टारगेट के साथ में। इतना ही नहीं, इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है। अप्रूवल प्रोसेस भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके कारण कंपनीज़ प्लान जल्दी कर पाती है। इंडियन कंपनीज़, बाहर की जो विदेशी कंपनीज़ है वो इंडिया में आकर के एप्लीकेशन डालना, अप्रूवल प्रोसेस सिंपल है तो वो जल्दी से अप्रूवल हो जाता है और केपेक्स होता है। इसी के लिए हमें लगता है जो गवर्नमेंट ने काफ़ी जो हेल्प किया है मैन्युफैक्चरिंग थीम को प्रमोट करने के लिए थ्रू गिविंग फास्टर अप्रूवल्स, वो बहुत हेल्प करेगा इस थीम को नेक्स्ट 10 साल 15 साल के लिए। और 2019 में अगर आप देखें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स भी कट किया था फॉर कॉर्पोरेट्स। करेक्ट। वो भी एक्चुअली हम लोग को काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ताकि हम लोग कॉम्पिटिटिव रहें, हम लोग कंपनीज़ को इन्वाइट कर पाएँ ताकि आप आइए हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कीजिए, केपेक्स कीजिए। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा स्टेप्स लिया है और उसका बेनिफिट हमें दिख रहा है। और क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट एफर्ट डालती है तो उसका बेनिफिट लैग के साथ आता है 3 साल 5 साल, लेकिन जो बेनिफिट आता है तो कंट्री बहुत बेनिफिट करती है, और इसीलिए मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को भी उसका बेनिफिट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का फोकस डेमोग्राफिक्स और कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ने का जो स्कोप है इस सेक्टर में, वो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग में वो दिखाई दे रहा है। तो इन सब बातों के चलते हुए जैसा आप कह रहे हैं कि ये थीम काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, और मैंने शुरुआत में कहा क्योंकि ये सब दिखाई दे रहा है इसमें। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब स्टॉक्स तो खैर आप सेलेक्ट करेंगे, बट हम थीम की बात करें तो थीम बिल्कुल ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सी बातें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स हालांकि इंटरेस्ट तो ले रहे हैं इस थीम में,
लेकिन जो उनके डाउट्स थे या मन में कुछ दुविधा थी कि क्या उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिफिकेशन इस पर मिल गया होगा। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और मैं सारे इन्वेस्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिस फंड में इन्वेस्ट किए हैं और जो फंड में इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आज ललित कुमार जी से हमने समझा मैन्युफैक्चरिंग थीम में क्या है स्कोप इन्वेस्टमेंट का, क्या है अपॉर्चुनिटीज़, और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस थीम से जुड़ा हुआ या इस फंड से जुड़ा हुआ आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।